बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी के बारात घर पर बुलडोजर चलाने की खबर है। वाजिद बेग भी 26 सितंबर को हिंसा में आरोपी है। वाजिद बेग हिंसा के बाद से फरार बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद और मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग का बारात घर ध्वस्त कर दिया गया है। 2 महीने पहले बरेली विकास प्राधिकरण ने इस बारात घर को सील कर दिया था। आज फिर इसे बुलडोजर से इस तरह गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पीएसी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा जारी है। इससे पहले आरिफ नफीस, सरफराज बली और राशिद के यहाँ भी बुलडोजर चल चुका है। हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 90 लोग जेल भेजे गए हैं। तौकीर रजा 2.5 महीने से फतेहगढ़ जेल में बंद है। 2 महीने पहले बरेली विकास प्राधिकरण ने इस बारात घर को सील कर दिया था। कल से बुलडोजर से इसे गिराया जा रहा है। मौके पर 2 कंपनी पीएसी की तैनात है। भारी संख्या में पुलिस है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। हिंसा के बाद लगातार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग का ये बारात घर कल से तोड़ना शुरू किया गया था और आज कल लगभग 35% के आसपास इसको तोड़ दिया गया था और आज इसको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोकलिन मशीन और उसके साथ साथ 3 बुलडोजर और आए हुए हैं और इनको तोड़ने का आज पूरा प्रोग्राम बनाया गया है कि आज इसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आप इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वाजिद बेग जो है उनके यहाँ इसी बारात घर में 26 सितंबर को हुई हिंसा से पहले 19 सितंबर को यहाँ एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में ही उसका आधार रखा गया था कि उस हिंसा को जो अंजाम दिया गया। तो मैं एक बताना चाहूंगा आपको कि ये वही बारात घर है। यहीं से इसकी नींव रखी गई थी हिंसा की और आप देख सकते हैं अब इसको बिल्कुल निस्तो नाबूद किया जाएगा। और आप देख सकते हैं साथ ही कि ये योगी ने जो हमारे सीएम है उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दे रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी हिंसा या इस तरीके की कोई कार्रवाई करेगा तो उसको किसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो एक बार फिर लौटते हैं बरेली। हमारे सहयोगी रणदीप सिंह लाइव अब जुड़ रहे हैं। रणदीप, लगातार पुलिस और प्रशासन का तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ एक्शन जारी है और ये बुलडोजर जो चला है उनके एक और करीबी के बारात घर पर चल गया। ये अभी 5वीं कार्रवाई है ऐसी जो की जा रही है बरेली में। ये हिंसा के इससे पहले 4 और लोगों पर बारात घर और उनके करीबी जो भी चीजें बिल्डिंगें थी उनको तोड़ा गया, बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आज फिर कल के बाद आज दूसरा दिन है, इस बारात घर को तोड़ा जा रहा है और इसको आज बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप पोकलिन मशीन देख सकते हैं अपना कार्य कर रही है और इसके साथ साथ 3 बुलडोजर और भी है और आप देख सकते हैं सुरक्षा से कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप इनसे देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस फोर्स पूरी मौजूद है और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई नहीं हो इसके लिए उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है। बिल्कुल आप नजर रखें रणदीप, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अब जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। समाज में गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद के लिए फंड बैंक बनाया जाएगा। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेस, वकील, डॉक्टर्स और ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाएगा। राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी चर्चा हुई है। संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग होगी। ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा बने, इसको लेकर भी बात हुई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या, मौत और उनके साथ हो रही नाइंसाफी के लिए परिवार के साथ खड़े हुए हैं।
लखनऊ, भदोही, गोंडा, बहराइच के प्रयागपुर घटना का भी जिक्र हुआ है। अगली बैठक जनवरी में प्रस्तावित की गई है। परसों तय हुआ था कि बाटी चोखा का कोई सहभोज करे, तो संयोग मात्र था कि वो घर हमारा तय हो गया और हम लोग क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में, SIR के बारे में चर्चा हुई, परिवार के बारे में चर्चा हुई। केवल मात्र यही बात है। पता नहीं मीडिया में क्या क्या चल रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसी समाज में कोई दिक्कत होती है तो हम लोग अग्रणी हैं। और लखनऊ में कल बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी। उसमें एक थे अनिल त्रिपाठी। NDTV के सहयोगी रणवीर सिंह ने उनसे बात की है। आइए सुन लेते हैं पहले इस बातचीत। मेरे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, 40 विधायक बैठे, उसमें क्या बीजेपी, क्या सपा, सब दल के लोग आए थे। क्या एजेंडा क्या था? देखिए, हमको जो जानकारी दी गई थी, ये बताया गया था कि एक सहभोज है और पाठक जी के यहाँ कुशीनगर के जो माननीय विधायक जी हैं, तो उसमें चूंकि पुराने संबंध है तो हम लोगों को आना ही था। मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे माननीय विधायकगण वहाँ पर उपस्थित हुए, MLC लोग भी थे और आपस में लोगों की चर्चा भी हुई, राजनीतिक चर्चा, सामाजिक चर्चा और वर्तमान तथा भविष्य के बारे में भी चर्चा हुई। बहुत अच्छा कुछ निकल करके आया है और निश्चित रूप से पार्टी के लिए, समाज के लिए और प्रदेश और देश के लिए काम करने की जो हम सब ने ठानी है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लोग ये समझना चाहते हैं राजनीतिक चर्चा किस तरह की हुई है। देखिए, चूंकि अब बहुत दिन तो चुनाव है नहीं और आने वाले चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति अन्य पार्टियां कर रही हैं, क्या हमारी पार्टी कर रही है, क्या हम लोगों को करना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा। एकजुटता दिखाने की कोशिश, हमको ऐसा नहीं लगता है कि एकजुटता दिखाने की, एकजुटता होनी चाहिए परंतु दिखाने की कोशिश तो नहीं है। 52 ब्राह्मण विधायक एक साथ आए हैं एक मंच पर चर्चा करने के लिए। अजय दुबे अब लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय, जाहिर तौर पर जैसा कि हमने सुना भी, ये 2027 की तैयारी है, उसकी नींव डाली जा रही है। बिल्कुल, इस बैठक का उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य तो है ही है, साथ ही सामाजिक तौर पर जो विधायकों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि सामाजिक तौर पर एकीकरण, सामाजिक तौर पर मजबूत करना एक दूसरे को, ये प्रयास है। कई बातें करी गई, जैसे कई अगर पीड़ित परिवार हो उनसे जाकर संवाद किया जाए, कोई घटना घटे समाज के लोगों के संग विपरीत तो उनसे भी संवाद किया जाए। जो रिटायर्ड हो चुके बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और सीनियर लोग हैं जिनको अनुभव है, उनका एक समाज में उनको साथ में लेकर आया जाए, उनकी अनुभव का इस्तेमाल करके समाज का हित किया जाए। तो तमाम बातें हुई। राजनीतिक मायने इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनावी साल है और लगातार अलग अलग जातियों की तरफ से अलग अलग प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में कुटुंब परिवार देखने को मिलता है, उसमें एडवांटेज ये रहता है कि ठाकुर समाज के तमाम जो दल हैं, उन दलों के नेता उस कार्यक्रम में आते हैं, सरकार के मंत्री भी पहुंचते हैं। कल की बैठक में केवल बीजेपी के ब्राह्मण विधायक थे और मूलतः जो बात हुई वो सामाजिक एकीकरण को लेकर हुई। कोई राजनीतिक प्रयोग होगा क्या, कोई अलग राजनीतिक प्रयोग में भागीदारी होगी, इन विषयों पे कोई खास चर्चा नहीं हुई, लेकिन सामाजिक एकीकरण होकर सामाजिक तौर पर कैसे मजबूत हुआ जाए, इन मुद्दों को लेकर ही खास तौर पर बात हुई। सामाजिक तौर पर मजबूती एक तरह से आधार रहेगी राजनीतिक तौर पर मजबूती की। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका अजय। और इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि विधायकों की बैठक को जाति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात है। और बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी का निशाना है। समाजवादी पार्टी के विधायक संदीप पटेल ने कहा कि ब्राह्मण ही नहीं, सभी जातियां सीएम योगी से डरी हुई हैं। जो विधायकों की जातियों के हिसाब से बैठक, इस पे क्या कहें? पूरे उत्तर प्रदेश का, वो चाहे जिस जाति का विधायक हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बहुत परेशान है। मुख्यमंत्री जी किसी के कोई सुन नहीं रहे हैं और ब्राह्मणों का भी अपना एक इतिहास रहा है इस उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। पूरे देश में वो हिंदू के नाम पर बेचारे सरकार तो बना देते हैं, लेकिन जब नेतृत्व करने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको ठग लेती है।
तो उनकी चिंता जायज़ है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को उनको बना देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है। अभी आप ही के समाज के तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने। मैं समझता हूं कि मेरे प्रदेश समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनते ही लेखपाल की भर्ती आई, जहां से आरक्षण शून्य हो गया हमारे समाज का, पिछड़ों का आरक्षण ही गायब हो गया। बताइए जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं उसमें पिछड़ों का आरक्षण ही गायब है। तो मैं समझता हूं कि उनको कुर्सी पर जिसलिए बैठाया गया है वो भी जानते हैं और मेरा समाज भी जानता है। आप इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं कि इस तरह की जातियों के हिसाब से विधायकों की बैठक ठीक है कि नहीं? इस पर चिंता भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से करनी चाहिए कि उनके विधायक उनसे क्यों नाराज हैं। हम लोग तो जब से सदन में आए हैं, आपकी भी पार्टी के विधायक थे उसमें? हम लोग तो हमारी पार्टी के विधायक के बारे में मुझे जानकारी विशेष रूप से नहीं है, लेकिन ये चिंता खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की है। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। तो ये समाजवादी पार्टी के रिएक्शंस थे। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर कह रहे हैं पहले देश कृषि प्रधान था, अब जाति प्रधान। जान ही रहे हैं यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियां अपने जाति के हित के लिए जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों को पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय व्याप्त है, इससे निजात मिलनी चाहिए। अगली खबर महाराष्ट्र की, जहां से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी चुनाव साथ लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे। थोड़ी देर में गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे स्मारक पर पहुंच चुके हैं उद्धव और राज ठाकरे। और जो बड़ी खबर इस वक्त है कि बीएमसी चुनाव दोनों भाई अब साथ लड़ेंगे। थोड़ी देर में गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा और आप देख सकते हैं तस्वीरें बाला साहब ठाकरे स्मारक पर पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। पारस दामा अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं पारस, और इसके राजनीतिक मायने तो सीधे तौर पर हैं ही। अब बीएमसी वो मंच होगा जब ये दोनों भाई एक तरह से टेस्ट करेंगे, जब वो एक बार फिर साथ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इतने वर्षों बाद दोनों भाई एक साथ आने वाले हैं और ये बीएमसी इलेक्शंस जो हैं वो उनके लिए लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दोनों भाई एक साथ आने के कयास पिछले कुछ महीनों से लगातार लग रहे थे। लगातार दोनों भाई एक मंच को साझा कर रहे थे। दोनों ने मराठी भाषा के मुद्दे पर भी कई बार एक साथ एक मंच साझा किया और उसके बाद लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीएमसी इलेक्शंस दोनों भाई जो हैं वो एक साथ लड़ सकते हैं। कुछ ही देर में इस पूरी मामले में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, जब मुंबई के एक होटल में ये आधिकारिक कर दिया जाएगा कि दोनों भाई बीएमसी चुनाव जो है वो एक साथ लड़ने वाले हैं। और इससे पहले कुछ समय पहले ही बाला साहब स्मृति है यहाँ पर दादर इलाके में जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ पर दोनों भाई आए थे और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद इन्होंने लिए, दोनों भाइयों ने लिए। उनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद था और इसके बाद उस जगह पर दोनों भाई जाने के लिए निकले हैं जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहाँ पर ये आधिकारिक तौर पर बोल दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि दोनों भाई बीएमसी इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ लड़ने वाले हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मराठी मानुष और मराठी भाषा का मुद्दा पिछले कुछ महीनों से लगातार तूल पकड़ता रहा है और राज ठाकरे की जो पार्टी है एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो लगातार जी राजनीतिक तौर पर इस तस्वीर के बड़े सियासी मायने हैं। और आप जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव वो मंच है जो एक तरह से दोनों भाइयों को साथ ला रहा है, तो ऐसे में तो सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती होने वाली है एकनाथ शिंदे की। जी बिल्कुल, इस बार बीजेपी के लिए हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, जो खुद को अपने आप को लगातार ये कह रहे हैं कि वो असली शिवसेना है, उनके लिए बड़ी चुनौतियों की बात होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ब्रांड बन के उभरते नज़र आते हैं। लगातार जो एमएनएस है और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये दोनों अपने आप को ब्रांड की तरह उभारने की कोशिश कर रहे हैं। जब दोनों भाई साथ में आए हैं तो मराठी मानुष का जो मुद्दा है वो
वो तूल पकड़ रहा है। मराठी भाषा का जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ रहा है और उसी मुद्दे पे जो है ये बीएमसी चुनाव लड़ा जाएगा। इसके सियासी मायने जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों ने जो विचारधारा जो दोनों की अलग थी कुछ वर्षों में, उस विचारधारा को एक साथ एक मंच पे लाने की कोशिश की है और उसी विचारधारा पे दोनों भाई जो हैं वो बीएमसी इलेक्शन में उतर रहे हैं। पहले लगातार जो उद्धव ठाकरे थे वो एकनाथ शिंदे का विरोध करते हुए नजर आते थे, मगर अब जब दोनों भाई एक साथ आए हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी एकनाथ शिंदे के लिए कि वो किस तरीके से इस बीएमसी चुनाव में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो माहौल है वो मराठी मानुस के इर्द गिर्द घूमता है, मराठी भाषा के इर्द गिर्द घूमता है, जिस मुद्दे को जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने पिछले कुछ महीनों में पकड़ा है। तो इस पूरे गठजोड़ और जो बीएमसी इलेक्शन है उसमें इस पूरे मुद्दे के मायने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर में ये आधिकारिक औपचारिक तौर पर कह दिया जाएगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो है वो एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ेंगे, जो कि राजनीति के नज़रिए से, महाराष्ट्र की राजनीति के नज़रिए से बहुत बड़ी तस्वीर होगी। बिल्कुल, और ये इस चुनाव को और इंटरेस्टिंग भी बना रहा है। सबकी नजरें होंगी, देश भी जानना चाहेगा कि आखिर किस तरह की चुनौती दोनों भाई अब देंगे एकनाथ शिंदे को, जो कह रहे हैं कि वो ही असली शिवसेना है। आप नजर रखें, लौटेंगे आपके पास। अगली खबर असम की जनसंख्या पर हिमंत बिस्व शर्मा का दावा है कि असम में 40% बांग्लादेशी मूल के लोग हैं। असम में बांग्लादेशी आबादी चिंता का विषय बन चुकी है, कह रहे हैं मुख्यमंत्री शर्मा। तो 40% बांग्लादेशी मूल के लोग हैं जो चिंता का सबब है राज्य के लिए, और इस पर अब काम करने की जरूरत है। असम की जनसंख्या पर यह मुख्यमंत्री का नया बयान आया है, जिसमें 40% बांग्लादेशी मूल के लोगों की बात वो कह रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। বাংলাদেশী মানুহ ইয়াতে 40% আছেই আৰু 10% বাঢ়িলেতো আমি নিজে নিজে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'লো। সেইটো কাৰণেতো যোৱা 5 বছৰে চিঞৰি আছো। অসমত 40% বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ অলৰেডি আছেই আৰু 10% হৈ গ'লেতো হৈয়ে গ'ল। 5 বছৰ এইবিলাক কথাইতো কৈ আছো। तो असम के मुख्यमंत्री के बयान ऐसे वक्त पर आ रहे हैं जब पश्चिमी असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसा भड़की हुई है। यह हिंसा आदिवासियों की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर फैली है। पिछले 3 दिन से असम का कार्बी आंगलोंग इलाका अशांत है। परसों शुरू हुई हिंसा झड़प ने बड़ा रूप ले लिया है। अब तक यहां 2 लोगों की जान जा चुकी है, दर्जनों घायल हैं। हिंसा के दौरान पथराव में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ ने कई दुकानों, घरों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि असम में ग्राम चराई आरक्षित क्षेत्र यानी कि वीजीआर और व्यावसायिक चराई आरक्षित क्षेत्र यानी कि पीजीआर के लोग बाहर से आए लोगों को इलाके से बाहर निकालना चाहते हैं। इन लोगों को वो कथित तौर पर अतिक्रमणकारी कह रहे हैं। इन्हें दोनों गुटों के बीच लड़ाई चल रही है। ये क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षित किया गया है। अगली खबर चलते हैं गाजियाबाद। असम के बाद आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। यूपी में भी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस और आरएएफ का सर्च अभियान जारी है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत ये संयुक्त कार्रवाई हो रही है। आनंद विहार से सटे कौशाम्बी इलाके में छापेमारी हुई है। भोवापुर और बिहारी मार्केट क्षेत्र में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। लोगों के पहचान पत्रों को पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए लिया हुआ है। अवैध रूप से रह रहे संदिग्धों की पहचान पर फोकस है सर्च अभियान का। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इलाके में किए गए हैं और ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर संदिग्धों की पहचान पर फोकस है। अवैध तरीके से वहां रह रहे लोगों की जांच पड़ताल जारी है। उनसे जरूरी कागज मांगे जा रहे हैं ताकि वो ये एक तरह से प्रूव कर पाए, साबित कर पाए कि वो यहाँ के जो राइटफुल तरीके से वो यहाँ के नागरिक हैं और संदिग्ध तरीके से वो यहाँ नहीं रह रहे। यहाँ पे अल्फा कंपनी 108 बटालियन आरएफ मेरठ की स्थानीय जो कौशाम्बी थाना है उसकी फोर्स के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया गया था फ्लैग मार्च का, जिसका उद्देश्य था इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आम जनमानस के बीच में सौहार्द फैलाना, उनको एक संदेश देना कि आप आरएफ और स्थानीय पुलिस के माध्यम से सुरक्षित महसूस करें। साथ ही साथ यहाँ जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये कड़ा संदेश देना था कि किसी तरह के अशांति, किसी भी तरह का अफवाह या शांति भंग करने की कोशिश की जाएगी तो उसको कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर जामिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जिस पर एक विवादित सवाल पर वहां पर यूनिवर्सिटी में भी कार्रवाई हुई है। पेपर बनाने वाले प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया है। बीए ऑनर्स सोशल वर्क के पेपर पर यह विवाद हुआ है। परीक्षा में देश में मुस्लिम अत्याचार से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में सोशल वर्क विभाग में सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर यह विवाद हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। इस क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा गया था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों पर उचित उदाहरणों के साथ चर्चा करें। यह सवाल बीए ऑनर्स सोशल वर्क के सेमेस्टर 1 के एग्जाम में पूछा गया। इस सवाल के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद इस मामले में विश्वविद्यालय ने संज्ञान लेते हुए इंटरनल जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पेपर बनाने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शाहरे को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। तनुष्का दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। चलते सीधे तनुष्का के पास। तनुष्का, कार्रवाई हुई है, यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड किया है, लेकिन तर्क क्या दिया जा रहा है? इस तरह के सवाल अगर छात्रों से पूछेंगे, अगर प्रोफेसर इस तरह का सवाल करेंगे, तो फिर छात्रों से क्या उम्मीद करें? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है, अब तक ये जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी, सोशल वर्क के प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया में, और इनका क्वेश्चन पेपर 15 मार्क का जो क्वेश्चन था फर्स्ट सेमेस्टर के बीए सोशल वर्क के पेपर में, ये क्वेश्चन था मुस्लिम माइनॉरिटीज पर जितने भी अत्याचार हुए हैं इस देश में, उसको लिस्ट करने के, उसके एग्जाम्पल्स देने का सवाल था। ये 15 मार्क का सवाल था। और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई चर्चा हुई और क्रिटिसिज्म हुई इस क्वेश्चन पेपर को लेकर के। इसके बाद इस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है जामिया कॉलेज से। जामिया कॉलेज के जो रजिस्ट्रार है, उनके तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर आया है, जिसमें कहा गया है, लिखा गया है कि इनकी सस्पेंशन तब तक चली रहेगी जब तक इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देती है। इंक्वायरी कमेटी भी गठित की गई है इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देखने के लिए कि प्रोफेसर ने गलत किया है या सही किया है, और उनके इसके बाद उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस रहेगा कॉलेज के संग। हमें ये भी पता है सूत्रों के मुताबिक कि एफआईआर या फिर पुलिस कंप्लेन करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है अभी कॉलेज का। अभी सिर्फ इंक्वायरी कमेटी के हिसाब से आगे का डिसीजन लिया जाएगा। जी तनुष्का, अपडेट के लिए शुक्रिया। आप नजर रखें। हालांकि अब यूनिवर्सिटी ने इस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई कर ली है, सस्पेंड किया है इस प्रोफेसर को, जिन्होंने ये प्रश्न पत्र में ये सवाल उठाया था। अगली खबर, बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान आया है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर बयान आया है। हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील उन्होंने की है। हमारे कम से कम 3 से 4 बच्चे हों, मौलाना के बयान का दिया उन्होंने हवाला। मौलाना ने कहा था कि उनकी 4 पत्नियां हैं और 19 बच्चे हैं। इसी के जवाब में नवनीत राणा ने ये बयान दिया है। खूप स्पष्ट म्हटलेलं आहे की एक मौलाना आहे की कोण आहे देवालाच माहित आहे, पण ते खुलेआम असं म्हणतात आहे की मला 4 बायका आणि 19 मुलं आहे म्हणतात, आणि मला त्या गोष्टीची लाज वाटते की माझं कोरम 19 मुलांचं जे मला पाहिजे होते ते 30-35 मुलं पाहिजे होते, आणि ते कोरम मी पूर्ण करू शकलो नाही म्हणे, आणि त्या गोष्टीसाठी मला आजही नाराजगी वाटते। तर मी सगळे हिंदूंनाही सांगन की ते जर खुलेआम म्हणतात आहे 4 बायका आणि 19 मुलं, तर आपण किमान 3-3, 4-4 मुलं आपले हिंदू लोकांनी केले पाहिजे। या ज्या पद्धतीने डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न करत आहे बोलून, तर मला वाटते की आपणही हिंदुस्थानमध्ये या भूमीमध्ये जन्माला आलो आहे, त्यांचा विचार आहे या हिंदुस्थानाला पाकिस्तान बनवण्याचं। एवढे संख्याने पोरं मुलं पैदा करून तर आपण एक मुलांवर का संतुष्टी करत आहे? 4-4, 3-3, 4-4 मुलं आपणही सुद्धा केले पाहिजे। त्याच्यामध्ये काही दुम्मत आपण कोणी ठेवली नाही पाहिजे। और नवनीत राणा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार हुआ है। इमरान मसूद ने नवनीत राणा पर निशाना साधा है। नवनीत राणा बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं? खुद के 2, बाकी को लाइन में लगाएंगे क्या?
नवनीत राणा कह रही हैं कि यदि मुसलमानों के मौलवी साहब के बयान का वो जिक्र कर रही हैं, कह रही हैं कि यदि उनके 4 पत्नियां और 19 बच्चे हो सकते हैं तो फिर हम लोगों को भी 3 से 4 बच्चे करने ही चाहिए। भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले अपने बता दें कितने बच्चे हैं उनके, अपने तो बता दें। अपने 1 या 2 करेंगे और बाकी सबको लाइन पे लगाएंगे, क्या बात है। भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे क्या कहना? हाँ, पाकिस्तान के साथ तो सबसे ज़्यादा जो नफरत है वो हमें है। अगर पाकिस्तान न बना होता तो ये नफरत हिंदुस्तान के अंदर ना होती। और पाकिस्तान बनाने में जिस विचारधारा से उठकर आई हो ना, उस विचारधारा के पोषक ही पाकिस्तान बनाने के जिम्मेदार हैं। सबसे पहले अगर पढ़ी लिखी होती तो पढ़ती। सबसे पहले 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी, 2 नेशन थ्योरी दी थी, वो सावरकर साहब ने दी थी। जिसके बाद मुस्लिम लीग ने उसके ऊपर प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर के सरकारें चलाते थे। देश का बंटवारा इन्होंने किया है और इसीलिए आपकी विचारधारा में किसी ने शहादत नहीं झेली है। कोई एक शहीद हो तो बता दो। और शहादत सिर्फ इसी में नहीं, शहादत आतंकवाद में, शहादत नक्सलवाद में, शहादत आज़ादी के आंदोलन में कहीं आपकी विचारधारा के लोगों ने नहीं झेली। तो इस विवाद से राजनीति और तेज हो रही है महाराष्ट्र में। इस बीच अगली खबर, नितिन गडकरी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप है। कांग्रेस की वजह से भारत हिंदू मुस्लिम समस्याओं का सामना कर रहा है। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म के विचार की वजह से पैदा हुआ है ये मुद्दा। तो ये बड़ा आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने और उन्होंने कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की वजह से हिंदू मुस्लिम समस्याओं का सामना कर रहा है देश और कांग्रेस के सेक्युलरिज्म की वजह से इस तरह से ये मुश्किलें और बढ़ी हैं। आइए सुन लेते हैं उनको। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, नितिन गडकरी का कांग्रेस पर आरोप है। कांग्रेस की वजह से भारत हिंदू मुस्लिम समस्याओं का सामना कर रहा है। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म के विचार की वजह से ये पूरा मुद्दा खड़ा हो गया है और इसको लेकर अब कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। कांग्रेस की वजह से ही भारत में हिंदू मुस्लिम से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। और इस वक्त की अगली बड़ी खबर जो आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चटगांव के रोजाना का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हिंदू परिवारों के घरों को जला दिया गया है। तस्लीमा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यहाँ क्रूर मुस्लिमों ने हिंदू परिवारों के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। तो इस बड़ी खबर पर हम नजर डाले हुए हैं, लेकिन इस वक्त चल सकते हैं मुंबई, जहां पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यानंतर जो संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश महाराष्ट्रामध्ये आला तो मराठी ऐक्याचा मंगल कलश होता आणि आज पुन्हा एकदा हा मराठी ऐक्याचा मंगल कलश घेऊन सन्माननीय उद्धव ठाकरे आणि सन्माननीय राज ठाकरे आपल्या समोर आलेले आहेत। तोच आनंदाचा क्षण आज महाराष्ट्राच्या जीवनामध्ये आलेला आहे। मी अजिबात यापुढे काही बोलणार नाही। हाच मंगल कलश मुंबईसह अनेक महानगरपालिकांमध्ये विजयी भगवा ध्वज फडकवल्याशिवाय राहणार नाही आणि या महाराष्ट्राला फक्त ठाकरेच नेतृत्व देऊ शकतात आणि महाराष्ट्र ठाकरेंच्याच मागे जाईल हे सांगणारी आजची पत्रकार परिषद आणि आजचा दिवस आहे। मी यापुढला सूत्र ही माननीय उद्धव ठाकरे व माननीय राज ठाकरे यांच्याकडे देतो। बघा एवढं आमचं एकमत झालेलं आहे। सर्वांचं स्वागत करतोय आणि आता संजय राऊत यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली। तो जो मंगल कलश आणला गेला तो काही सत्यनारायणाच्या पूजेसारखा आणला गेला नाही, त्याच्या मागे खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे। 105, 107 किंवा त्याहूनही जास्त
मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली आणि त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे. और उन सभी को समर्पित है ठाकरे बंधू संयुक्त महाराष्ट्र के लिए. आमच्या दोघांचे आजोबा प्रबोधनकर हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये पहिल्या 5 सेनापतींमधले एक सेनापती, त्यांच्या सोबत माझे वडील म्हणजे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, राजचे वडील म्हणजे माझे काका श्रीकांतजी ठाकरे, म्हणजे अख्खं ठाकरे घराणं त्यावेळेला मुंबईसाठी संघर्ष करत होता. त्याच्यानंतरचा इतिहास मी काही आता तुम्हाला सांगत बसत मेरे नाही. पिताजी बाला साहब ठाकरे और मुंबई राज के पिताजी श्रीकांत ठाकरे दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र के लिए बड़ा संघर्ष किया था. आप सभी को इस बारे में पता है. उपरे नाचायला लागले आणि त्यावेळेला न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुखांना शिवसेनेला जन्म द्यावा लागला. उस समय साधारणतः 60-65 वर्ष आता होतील. पुढच्या वर्षी शिवसेनेला 60 वर्ष होतील. शिवसेना पार्टी को जन्म दिया. इतकी वर्ष व्यवस्थित गेली आणि आज परत आपण पाहतो आहोत की मुंबईचे लचके, मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्यावेळेला ज्यांना मुंबई पाहिजे होती सफलतापूर्वक गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं किस तरीके से मुंबई को छेड़ने की, मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. आपण भांडत राहिलो तर मग तो जो काय संघर्ष, ते जे काय हुतात्मा स्मारक आहे त्याचा मोठा अपमान होईल. आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून ऐसे में अगर हम आपस में ही लड़ते रहे आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो कहीं न कहीं ते जो एकत्र हुतात्मा राहण्यासाठी. शौक है, जिन वीरों ने महाराष्ट्र संयुक्त रहे इसके लिए बलिदान दिया, उसका अपमान होगा. कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही. शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो. उत्साह ये कसम खा के हम मैदान में उतरे हैं. तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून मला जितनी भी कल्पना आहे मंशा की है आज केवळ महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की, मी उसको हम सर्वांना सफलता विनंती करतोय, सफल होने नहीं देंगे और उसका राजनीतिक खात्मा निश्चित है. ये प्रण लेकर हम दोनों विधानसभेच्या वेळेला रणभूमि में उतरे हैं. भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का एक फुटाल प्रचार बीजेपी ने किया था, बटेंगे तो कटेंगे, म्हणून लेकिन अब मैं तुटू नका, फुटू मराठी नका. भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ मराठीचा वसा कि टाकू आप अगर इस समय बटे तो निश्चित तौर पे मी आमच्या आज ये दोघांच्या महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए नहीं अच्छा होगा. पूर्ण महाराष्ट्राला देतो आहे आणि मला खात्री आहे की मराठी माणूस हा सहसा कोणाच्या वाटेला जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर का कोणी आलाच तर त्याला परत जाऊ देत नाही. मुझे पता है मराठी मानुष अति संयम पूर्वक रहता है, वो किसी के बीच में नहीं जाता, किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन अगर उसके बीच में कोई आएगा या आया तो उसे वो छोड़ेगा नहीं. और यही बात हमें करनी है और हम ये करके दिखाएंगे. जे काय बाकी बोलायचंय ते सगळं जाहीर सभा जेव्हा सुरू होतील त्यावेळेला बोलूच आम्ही. परंतु माझी एक मुलाखत झाली होती आणि मी मुद्दामून आठवण करून देतो त्या गोष्टींची. आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. मेरी एक मुलाकात, एक इंटरव्यू मैंने दिया था, उसमें असं वाटतं तिथून त्या मैंने कहा था कि आज आम्ही कोई भी झगड़े से या कोई भी विवाद से सबसे ऊपर मेरे लिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी लोग हैं. कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय, हा नाही सांगणार तुम्हाला. कौन कितनी जगह लड़ेगा, आंकड़े क्या है, ये तो हम अभी नहीं बताएंगे आपको. सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत. त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ऍड झालेल्या आहेत. ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात
फिलहाल जिस तरीके से जो चल रहा है, एक टोली घूम रही है बच्चों पकड़ने की, उसमें 2 राजनीतिक पक्ष और जुड़ गए हैं। दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल, ती कधी भरायची केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी उम्मीदवारों को की बरेच नामांकन पत्र दिए जाएंगे, कब, किस समय और किस तरीके से नामांकन भरना है ये सूचित किया जाएगा। झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। दोनों पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है, राजनीतिक गठबंधन हो गया है, ये आज हम औपचारिक ऐलान कर रहे हैं। आकड्यांचा खेळ आता सांगत अजून बाकीच्या महापालिकांमध्ये सुद्धा कालपर्यंत युती झालेली जशी नाशिकमध्ये झालेली आहे, बाकीच्या ज्या महापालिका आहेत त्यांची सुद्धा त्यांच्या तिथल्याही युतीवरती आज उद्या शिक्कामोर्तब होईल। मुंबई के अलावा अन्य महापालिकाओं में भी हमारे गठबंधन रहेगा। नासिक में बात तय हो गई है और अन्य गठबंधन के लिए बाकी की महानगर पालिकाओं में बातचीत चल रही। कल तक इस पर औपचारिक बयान भी आ जाएगा। राहिलेत का ते त्यांना त्यांच्या पक्षात सुद्धा कोण विचारत नाही। मला असं वाटतं की उत्तर देवांना द्यावीत, दानवांना नाहीत। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। मुंबई का महापौर मराठी ही होगा और वो हमारे बीच से ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। मला असं वाटतं की एक मुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ पण फिरतोय ज्याच्यामध्ये ते अल्ला हाफिज असं म्हणलेत, बरोबर ना? तर या गोष्टी त्यांनी सांगू नयेत। माझ्याकडे खूप व्हिडिओज आहेत। मुख्यमंत्री का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ ऐसे मेरे पास कई वीडियो है, आप मुझे उसका ही नहीं। काय म्हणायचं त्याच्यावर? सगळ्यावर कसं बोलायचं रे? मला असं वाटतं आज मुंबईचं मी तुमच्यासमोर आम्ही जाहीर करत आहोत आणि बाकीच्या जशा अशा होतील तशा तुम्हाला कळवलं जाईल। आज हम आपको मुंबई के बारे में, बढ़िया गठबंधन के बारे में बता रहे हैं और आने वाले समय में बाकी महानगर पालिकाओं के बारे में भी आपको सूचित किया जाएगा। येऊ तर देत पहिलं। हे जरतर वरतीच खूप असतं सगळं। भाजपला काय हवंय ते भाजपने पाहावं, मराठी माणसाला काय पाहिजे ते आम्ही पाहतो। बीजेपी को क्या चाहिए वो बीजेपी को देखना है, लेकिन मराठी माणूस को क्या चाहिए वो हम देख रहे हैं। चर्चा सुरू आहे, बघू त्यांच्यात। आम्ही आज आमची युती जाहीर केलेली आहे, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जे अन्य दलों से भी आहेत त्याच्यात काही चर्चा चल रही है। आज हमने मराठी शिवसेना और एमएनएस की गठबंधन जाहिर किया है, बातें तो चलती रहेगी। युती आहे त्याच्यात काही जण भाजपमध्ये सुद्धा आहेत, त्यांना हे जे काही चालले ते पाहवत नाहीये किंवा सहन होत नाहीये, ते सुद्धा येऊ शकतात। इसे नकारा नहीं जा सकता कि कुछ लोग हैं बीजेपी में भी जो बीजेपी से नाखुश है, आने वाले समय में वो हमारे साथ भी आ सकते हैं और उन्हें लिया जाएगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बघा, मला बाकी कोण काय म्हणते त्याच्याशी काही कर्तव्य नाही।
मी परत एकदा सांगितलं, महाराष्ट्राला आणि मराठी माणसाला काय पाहिजे ते आम्ही दोघं बघतो. देखिए, और कोई क्या कह रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मराठी मानुस को चाहिए और उनके हित के लिए जो करना है वो हम करेंगे और वो हमारा एजेंडा है. त्यावेळेला आम्ही हा निर्णय जाहीर केला होता आणि नंतर काय झालं तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून आज आम्ही तो निर्णय जाहीर करत नाही आहोत. देखिए, पिछली बार हमने आंकड़ों के बारे में गठबंधन में किस तरीके का फॉर्मूला होगा वो जाहिर किया था, बताया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सभी को मालूम है. इसके लिए आज हम उस बारे में आता काही तसं काही नहीं बताएंगे. निवडणुकीपूर्वी अरे झालेलं आहे ना जागा वाटप. माझी निघताना फक्त एकच छोटी विनंती आहे. ज्यांचं मुंबईवरती, महाराष्ट्रावरती, मराठी माणसावरती प्रेम आहे अशा सर्व माझ्या पत्रकार बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे की आमच्या पाठीमागे उभे राहा. धन्यवाद. मेरी सभी पत्रकार भाई बहनों से विनती है कि जिनको मराठी प्रेम है वो हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से, जहां पर बीएमसी चुनावों को लेकर एक नया मोड़ आया है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन हुआ है. उनकी पार्टियां अब एक साथ बीएमसी चुनावों के लिए उतरेंगी. इसका ऐलान हुआ है औपचारिक तौर पर. ये दोनों भाई अब साथ साथ बीएमसी चुनावों के लिए मैदान में उतर रहे हैं. एजेंडा साफ है, मराठी मानुष, मराठी भाषा, यानी कि एक नया चैलेंज होगा एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए. इनकी ये चुनौती भी मजबूत होगी. तो एक बार फिर अरसे बाद दोनों भाई एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं. राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ा स्टेप है. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए हैं. बीएमसी चुनावों को लेकर ये पूरी तैयारी है, जहां पर इन दोनों भाइयों की पार्टियां गठजोड़ कर एक साथ मैदान में उतर रही हैं. और इस दौरान इन्होंने ऐलान भी किया कि मुंबई का महापौर इस महागठबंधन, इस गठबंधन का होगा. और अपील की है कि बाकी पार्टियां अपना देख लें, लेकिन ये गठबंधन मराठी मानुष और मराठी भाषा को लेकर आगे बढ़ रहा है. और ये उनका एजेंडा है और ये उनका मुख्य विचार है. तो मराठी मानुष के इर्द गिर्द बीएमसी के चुनाव लड़े जाएंगे. दोनों भाई जो लगातार कहते रहे हैं कि वो ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं. हालांकि जब शिवसेना के दो फाड़ हुए तो एकनाथ शिंदे ने बताया कि असली शिवसेना की अगुवाई वो कर रहे हैं. लेकिन अब एक नया समीकरण और एक नई दिशा की तरफ ये दोनों भाई बढ़ रहे हैं. इन दोनों भाइयों का जो पार्टियां हैं, शिवसेना उद्धव और महानव निर्माण सेना, इनका गठजोड़ हो गया है. बीएमसी चुनावों के लिए दोनों भाई अब एक साथ हैं. इसका औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर पहले इन दोनों ने एक साथ किया है. और अब उम्मीदवार एक साथ काम करेंगे जमीन पर, ताकि बीएमसी चुनावों में इस गठजोड़ को, इस अलायंस को मजबूती मिले और नई जीत मिले. ऐसा ये लोग अब दोनों अपील कर रहे हैं. और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर इस औपचारिक गठजोड़ का अनाउंसमेंट हुआ. इस बीच ये भी खबर इन दोनों ने दी है कि दूसरी महानगर पालिकाओं के चुनावों में भी इस तरह के गठजोड़ हो सकते हैं. लेकिन फिलहाल बीएमसी चुनावों को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं. दोनों की पार्टियों का गठजोड़ हुआ है. इस खबर पर और बाकी खबरों पर भी हम लगातार बने हुए हैं. ले रहे छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें जारी.